दोस्तों चंद दिन पहले ही यूरोप में कुछ ऐसा हुआ है कि जिससे न सिर्फ यूरोप ही बल्कि पूरी की पूरी दुनिया शॉक हो गई है। कुछ ऐसा कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना तो पूरे इतिहास में कभी हुआ था और ना ही ऐसा होने की कभी उम्मीद की गई थी। आज दुनिया भर के लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर यूरोप का क्या होगा। क्या फ्यूचर में बहुत जल्द ही हम लोगों को एक नया और बदला हुआ यूरोप नज़र आएगा। और इस पूरे मैटर की वजह से मेनली अगर सबसे ज़्यादा टेंशन किसी को है तो वो है दुनिया भर के मुस्लिम देश, और मुस्लिम देशों में भी ख़ास तौर से टर्की ही वो ऐसा देश है कि जो सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। दरअसल दोस्तों मैटर ये है कि जब कभी भी हम लोग यूरोप का नाम सुनते हैं तो हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले ऐसे यूरोपियन देशों की तस्वीर आती है कि जो न सिर्फ बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिव है, मतलब कि वहाँ पर पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, बल्कि साथ ही साथ ये सारे देश काफ़ी लिबरल भी है। यहाँ की जो राजनीति है वो भी ज़्यादातर डेवलपमेंट के इशू पर ही चलती है। धार्मिक मुद्दों पर कोई भी नेता राजनीति नहीं करता है। अगर कोई भी नेता ऐसा करने की कोशिश करता है भी है तो पब्लिक ही उसको कबूल नहीं करती है और उसको पूरी तरीके से नकार दिया जाता है। यही वजह है कि इतिहास में आमतौर पर किसी भी यूरोपियन नेता ने ऐसा करने का रिस्क भी नहीं लिया है। मगर दोस्तों अब ज़रा स्क्रीन पर इस इंसान को देखिए। नाम है गीट विल्डर और काम है इस्लाम की हमेशा से खुलकर मुखालिफत करना। ये दरअसल नीदरलैंड का एक ऐसा नेता है कि जिसके बारे में अगर मैं ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि पूरे यूरोप में इससे ज़्यादा कट्टरपंथी और इससे ज़्यादा इस्लाम दुश्मन नेता पिछले कई सालों के इतिहास में नहीं देखा गया है। सिर्फ नीदरलैंड और यूरोप ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चाहे कोई भी मैटर हो, मुसलमान हो और इस्लाम से जुड़ा हुआ, हर मामले में ही इस नेता का ट्वीट और इस नेता का बयान ज़रूर नज़र आता है। यूरोप का कट्टरपंथी नेताओं को नकारने का जिस तरह से इतिहास रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लोग इस नेता को हमेशा हल्के में लिया करते थे। मगर कोई नहीं जानता था कि किस्मत को कोई कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही नीदर के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया है उसमें पूरे यूरोप को हैरान करते हुए इस नेता ने भारी जीत हासिल की है। और अब लगभग ये क्लियर हो चुका है कि बहुत जल्द ही हम लोगों को यूरोप के एक अहम और मशहूर देश नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के गद्दी पर ये इंसान बैठा हुआ नज़र आएगा। अब ये इंसान असल में कौन है, इसकी आइडियोलॉजी मतलब कि इसकी विचारधारा क्या है, और आखिर पावर हासिल करने के बाद कौन कौन से फैसले लेने का ये इंसान ख्वाब रखता है, ये सब कुछ भी जान ही लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग दुनिया के नक्शे पर नज़र डालिए तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा हमारी दुनिया का एक यूरोपियन देश नीदरलैंड्स। यहाँ की आबादी वैसे तो बहुत कम है, लगभग 1,70 से 80 लाख के ही करीब है। और इस देश की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। ये आपको बता दूं कि मिलिट्री वगैरह के लिहाज से ये तो देश ज़्यादा ताकतवर नहीं है और ना ही इसके पास न्यूक्लियर वगैरह है। इवन ये देश तो G7 या फिर G20 जैसे ग्रुप में भी शामिल नहीं है। मगर हाँ, उसके बावजूद भी ये देश काफ़ी तरक्की याफ्ता है और काफ़ी प्रोग्रेसिव माना जाता है। और इसीलिए जो कुछ भी इस देश के अंदर होता है उस चीज़ का असर सीधे तौर पर यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी नज़र आता है। और यही वजह है कि अब दुनिया भर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को ये खतरा सता रहा है कि अगर नीदरलैंड के अंदर एक ऐसा कट्टरपंथी नेता जीतता है तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में यूरोप के बाकी देशों की राजनीति में भी हमको ये ट्रेंड नज़र आने लगे। मतलब न सिर्फ इस तरह के नेताओं को बाकी देशों में भी हौसला मिलने लगे बल्कि आम लोग भी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दें। बात करें अगर नीदरलैंड्स के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें से बहुमत हासिल करने के लिए मतलब कि मेजॉरिटी पाने के लिए 76 सीट्स जीतना होती है। अब ये जो नीदरलैंड्स का कट्टरपंथी नेता है इसकी पार्टी को इस इलेक्शन में 37 मतलब के 37 के करीब सीट्स मिल रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब बहुमत 76 पर है तो मिली सिर्फ 37 है तो आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये इंसान प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यूरोप के दूसरे बहुत सारे देशों की तरह नीदरलैंड्स का भी ये सिस्टम है कि यहाँ के इलेक्शन में कभी किसी को बहुमत नहीं मिलती है, हमेशा ही मल्टीपल पार्टीज़ को कुछ कुछ सीट मिल जाती है और आखिर में गठबंधन मतलब के पूरे ग्रुप के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाना पड़ती है। जिसकी सीट ज़्यादा होती है जाहिर है उस गठबंधन में उसी की ज़्यादा चलती है और उसी का नेता ही प्रधानमंत्री बन जाता है। मिसाल के तौर पर पिछली बार भी जो नीदरलैंड के
प्रधानमंत्री थे उनकी पार्टी को खुद सिर्फ और सिर्फ 34 मतलब के 34 सीट्स मिली थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टी से तो इस नेता के पार्टी 3 ज़्यादा सीटें मिली है। बात करें अगर आइडियोलॉजी के मतलब के विचारधारा के, तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि एंटी मुस्लिम नेता है, बल्कि इस इंसान को तो यूरोप के सबसे बड़े इस्लाम मुखालिफत नेता के तौर पर जाना जाता है। इवन इस नेता की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका मेन एजेंडा ही एंटी इस्लाम है। यही वजह है कि इस इंसान ने हमेशा से ही कई इस तरह के वादे कर रखे हैं कि मैं जब भी पावर में आऊँगा, मतलब जब भी सत्ता हासिल करूँगा, तो इस्लाम को टारगेट करना शुरू कर दूँगा। मैं न सिर्फ कुरान पर पूरी तरीके से बैन लगा दूँगा बल्कि मस्जिद वगैरह को भी बंद करवा दूँगा। और तो और कई बार इस नेता की तरफ से नीदरलैंड्स में रहने वाले मुसलमानों को इस तरह की धमकियाँ भी दी गई कि उनको नीदरलैंड से ही निकाल दिया जाएगा। यूरोप में इस इंसान की पहचान एक बड़े एंटी माइग्रेशन नेता की भी है। इस इंसान को हमेशा ही माइग्रेशन का विरोध करते हुए देखा जाता है। ये नेता हमेशा से ही ये नारा देता है कि ये जो नीदरलैंड्स है ये दरअसल डच लोगों के लिए है, मतलब जो इसके मूल निवासी है उन्हीं का देश है। जो दुनिया के अलग अलग इलाकों से लोग माइग्रेशन करके नीदरलैंड्स में आ रहे हैं या फिर यूरोप में आ रहे हैं, उन सब को हमको हर हाल में रोकना ही होगा और जो आ चुके हैं उनको वापस भेजना होगा। और तो और ये इंसान यूरोप में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए इस्लाम के प्रभाव, इस्लाम के इन्फ्लुएंस से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आता है। जो बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर इस्लाम फैल रहा है उसको लेकर ये नेता हमेशा ही एक्टिव नज़र आता है। ये नेता अपने भाषणों के ज़रिए से न सिर्फ अपने देश नीदरलैंड्स के लोगों से ये कहता है कि बल्कि बार बार यूरोप के अलग अलग देशों के नेताओं को भी ये वार्निंग देता रहता है कि आज के दौर में यूरोप के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो दरअसल इस्लाम धर्म है। यूरोप में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए इस्लाम के प्रभाव को और इस्लाम के इन्फ्लुएंस को हमको कंट्रोल करना ही होगा, वरना फ्यूचर में हमारा यूरोप वो यूरोप नहीं रहेगा कि जिसको आज के दौर में हम लोग देखते हैं। सिर्फ नीदरलैंड या फिर यूरोप में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे इलाकों में अगर इस्लाम और मुसलमानों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक छिड़ता है और कोई भी मामला होता है तो नीदरलैंड का ये जो नेता है ये उसको बोलने का मौका कभी नहीं छोड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भारत देश में होने वाला वो नुपुर शर्मा का पूरा नेट मैटर तो याद ही होगा। उस मैटर में भी जहां एक तरफ मुस्लिम देशों ने गुस्से का माहौल नज़र आ रहा था और मुस्लिम देशों की तरफ से लगातार भारत देश के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया से हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद ये नेता उस मैटर में नुपुर शर्मा को खुलकर सपोर्ट कर रहा था। इस नेता ने बार बार सोशल मीडिया पर यह कहा था कि नुपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं कहा बल्कि नुपुर शर्मा ने सही कहा, और माफ़ी नुपुर शर्मा को नहीं बल्कि नुपुर शर्मा के मुखालिफ लोगों को मांगना चाहिए। दोस्तों, टर्की देश को लेकर भी इस नेता का रुख काफ़ी सख्त रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टर्की दुनिया का एक ऐसा देश है कि जो लोकेशन के एंगल से ऐसी जगह पर मौजूद है कि उसका एक बॉर्डर तो एशिया से मिलता है जबकि दूसरी साइड का बॉर्डर यूरोप से मिलता है। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि अगर आप लोग टर्की का दौरा करोगे तो आपको पता चलेगा कि कल्चर वाइज भी, मतलब कि वहाँ के लोगों का जो खान पान है, जो पहनावा है या फिर जो बोल चाल है, उन सभी में दोनों ही जगह का असर दिखाई देता है, मतलब यूरोप का भी और एशिया का भी। और यही वजह है कि ऐतिहासिक तौर पर लंबे वक्त से ही टर्की की ये कोशिश रही है कि उसको भी यूरोपियन यूनियन नाम का जो ग्रुप है उसमें शामिल कर लिया जाए, मगर कभी भी टर्की अपनी इस बड़ी कोशिश में कामयाब ना हो सका है। इस चीज़ को लेकर भी एक बार नीदरलैंड के इस बड़े नेता की तरफ से बयान दिया गया था कि जिसमें कहा गया था कि तुर्क लोगों, तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो तुमको बेवकूफ़ बना रही है, तुम ना तो यूरोपियन हो और ना ही कभी यूरोपियन बन सकोगे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह इस नेता की तरफ से इस्लाम को बताया गया था। कहा गया था कि टर्की एक इस्लामिक स्टेट है जिसकी वजह से ये यूरोपियन बिल्कुल भी मैच नहीं खाता है। और तो और इस नेता के तरफ से उस वीज़ा फ्री ट्रेवल के पॉलिसी को भी मुखालिफत की गई थी कि जिसका प्लान नीदरलैंड के गवर्नमेंट के तरफ से बनाया जा रहा था। दरअसल नीदरलैंड्स के गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि चलो टर्की अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम हम लोग ऐसा करते हैं कि टर्की में एंट्री करने के लिए वीज़ा फ्री कर देते हैं।
क्योंकि बहुत सारे नीदरलैंड्स के लोग अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए टर्की जाते हैं। तो इस नेता ने इस चीज़ की भी खुली मुखालिफत की थी और कहा था कि जो कोई भी इसको फेवर करने का कोशिश करेगा, पब्लिक उसके खिलाफ वोट करके पावर से उसको दूर भेज देगी। टर्की, इंडिया और इस तरह के दुनिया के बहुत सारे देशों की तरह पाकिस्तान में भी नीदरलैंड्स का ये नेता काफ़ी मशहूर है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कुछ साल पहले जब इस नेता की तरफ से इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक कमेंट किया गया था, तो उसको लेकर पाकिस्तान में काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। और उन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान के एक मशहूर इंटरनेशनल क्रिकेटर जिनका नाम खालिद लतीफ़ है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था कि जिसमें वो कह रहे थे कि जो भी इस इंसान को कत्ल करेगा मैं उसको 21,000 यूरो इनाम के तौर पर दूंगा। नतीजा ये हुआ कि नीदरलैंड्स के इस नेता ने खालिद लतीफ़ के इस वीडियो के ऊपर नीदरलैंड्स के अंदर ही केस कर दिया और कोर्ट से ये मांग की कि इस इंसान ने मुझको मौत की धमकी दी है, इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। खालिद लतीफ़ के ऊपर कार्रवाई चली और अभी सन 2023 में ही खालिद लतीफ़ को नीदरलैंड्स के अदालत की तरफ से लगभग 12 साल के जेल की सज़ा सुनाई गई है। हाँ, वो बात अलग है कि खालिद लतीफ़ इस सज़ा को काटेंगे ये बिल्कुल भी मुमकिन नज़र नहीं आता है। वो इसलिए क्योंकि खालिद लतीफ़ तो पाकिस्तान में रहते हैं और नीदरलैंड्स के पुलिस के लिए पाकिस्तान में आकर खालिद लतीफ़ को गिरफ़्तार करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, इस पूरे मैटर की वजह से पाकिस्तान में नीदरलैंड्स के इस नेता को काफ़ी शोहरत मिली। अब आखिर में सवाल ये भी है कि अगर नीदरलैंड्स के पीएम के गद्दी पर ये नेता बैठेगा तो क्या सच में वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ किया जाएगा कि जो इस इंसान की आइडियोलॉजी है या फिर इस इंसान के वादे कर रखे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि माइग्रेशन या फिर इस तरह के जो दूसरे मुद्दे हैं उनको लेकर तो नीदरलैंड के काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ सकता है, मगर हाँ, मस्जिदों पर पाबंदी, कुरान पर बैन या इस तरह के जो दूसरे सख्त वादे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नज़र आता है। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि नीदरलैंड्स के इतिहास का जो दस्तूर है उसके मुताबिक इस नेता को भी पूरे गठबंधन के साथ ही गवर्नमेंट बनाना होगी। अब हर पार्टी की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी और अपनी एक अलग सोच होती है, तो जिन दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो हर मामले में ही इस नेता का साथ दे और इस नेता से एग्री कर जाए, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। फिलहाल होता क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भी इस पूरे मैटर से रिलेटेड अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।